हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन अच्छा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें जनरली कि जहाँ पे देखने में तो क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन वहाँ पे सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है और एक बार अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत क्रिस्प वे में और बहुत मतलब कि अच्छे से डिटेल में भी समझते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा जो है उसको हम लोग पढ़ते क्यों एक्चुअली। तो बूलियन अलजेब्रा जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। तो जब भी कोई डिजिटल सर्किट्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसके डिज़ाइनिंग पार्ट में जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस को करने में हेल्प करता है आपका बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, जो भी मैथमेटिकल लॉजिक होता है सिस्टम के अंदर वो सारा लॉजिकल जो भी कैलकुलेशन होता है वो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू करते हैं। तो जैसे हम लोग मैथ में देखते थे ना कि मैथ में जो वेरिएबल होता था, जो कुछ भी जनरली हम लोग एक्स ले लेते थे, एक्स वाई जेड ऐसा करके वेरिएबल लेते थे, तो उस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी आता था। ठीक है, जैसे 1 3 4 5 कुछ भी आता था वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, बट ये जो बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होता है ना, उसका वैल्यू दो ही होगा, या फिर जीरो होगा या फिर वन होगा। बाइनरी फॉर्म में जो बुलियन अलजेब्रा का वेरिएबल है उसका वैल्यू होता है जीरो या फिर वन होता है ना। और जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या करते थे कि एडिशन बॉडमास का जो रूल लगा करके सॉल्व करते थे, जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, ऑफ का होता था, ब्रैकेट से, ये सब जो अलजेब्रा में नॉर्मल हम लोग का कैलकुलेशन रहता था। यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है ना वो होता है आपका एंड और नॉट। ठीक है, नैंड हो गया, फिर आपका नॉर हो गया, एक्स और एक्स नॉर, इस तरीके का ऑपरेशन होता है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होगा। ये एक्स और एक्स नॉट जो है ना, इसको लॉजिकल गेट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एंड ऑपरेशन में क्या होता है ना कि जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना जनरली अलजेब्रा में, उसी तरीके का एंड ऑपरेशन है, सिंपल सा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे एक वेरिएबल है ना, तो अगर सेम वेरिएबल को अगर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका मैंने पहले ही बता रखा है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखना है कि इसका वेरिएबल का वैल्यू वन होगा या फिर जीरो होगा। तो मान लो कि वन का मल्टीप्लिकेशन वन से करोगे तो वन मिलेगा, वन का मल्टीप्लिकेशन जीरो से करोगे तो जीरो मिलेगा। बस यही फंडा इसमें इस्तेमाल होगा। जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो से करोगे तो जीरो आएगा। तो इसका जो एंड ऑपरेशन है ना वो सिमिलर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एंड ऑपरेशन का जो मतलब होता है वो आपका सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि ए डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट जीरो जीरो होगा, ए डॉट वन करोगे तो ए ही मिलेगा, जिसको आइडेंटिटी लॉ भी बोलते हैं, है ना। फिर आपका ए डॉट ए बार जीरो मिलेगा। ये क्या होता है, बार क्या होता है भाई। तो जैसे ए है ना, तो इसका बार अगर लगाते हैं तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट इसको बोला जाता है। और आप जैसे ए का वैल्यू अगर जीरो है, अगर ए बार लगा देते हो तो ये क्या करेगा, वैल्यू वन पे स्विच कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि ए की वैल्यू अगर वन है तो ए बार हो जाएगा आपका जीरो। सिंपल है, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है कि ए का जो वैल्यू होगा वो या फिर जीरो होगा या फिर वन होगा। अगर जीरो रहा तो ए बार का वैल्यू वन हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू वन रहा तो ए बार का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और ऑपरेशन में। और ऑपरेशन भी सिमिलर है आपका एडिशन के ऑपरेशन से। ठीक है, जैसे आप वन का एडिशन जीरो से करोगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। जीरो का एडिशन वन से करोगे तो फिर वन मिलेगा, और जीरो का जीरो से करोगे तो जीरो, एंड वन प्लस वन करोगे तो यहाँ पे वन मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं कि टू कर देना, है ना। जो भी आउटपुट मिलेगा वो या फिर जीरो मिलेगा या फिर वन मिलेगा, है ना। और यहाँ पे जो आपका ए प्लस ए बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू अगर वन है तो ए बार का वैल्यू जीरो, तो ए प्लस ए बार हमेशा वन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा और ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन मैंने बता ही दिया आपको। ये अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए बार लगाते हैं, ए की वैल्यू जीरो तो ए बार का वैल्यू वन। अब नैंड ऑपरेशन क्या होता है, तो नैंड ऑपरेशन में एंड और नॉट ये दोनों लगता है। ये कैसे इसको जान सकते हैं, जैसे मान लो कि लॉजिक गेट में इसको अच्छे से देखेंगे। नैंड ऑपरेशन में होता क्या है कि एंड से जो वैल्यू मिला, जैसे वन डॉट जीरो, ये मिला मेरे को कितना, जीरो। अब इसमें नॉट ऑपरेशन भी लगेगा, तो नॉट ऑपरेशन लगेगा तो जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। फाइनल ये मिलेगा, यानी वन डॉट जीरो की वैल्यू नैंड ऑपरेशन अगर करेंगे तो वन मिलेगा। ठीक है, नॉर ऑपरेशन में भी वही होता है कि वन प्लस जीरो अगर है, मतलब नॉर ऑपरेशन मतलब और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो वन प्लस जीरो क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। लेकिन इसका नॉट कर दोगे ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन में क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है,
अब लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा देख लेते हैं कि क्या क्या लॉज है हमारे पास। ये जनरली जब डिराइव करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं ना बुलियन फंक्शन को, तो उस मिनिमाइजेशन टेक्निक्स में इसका यूज होता है लॉज का, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जो वेरिएबल का पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अलाउ करता है। जैसे ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है ना कि वेरिएबल का ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो इस दोनों को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह यहाँ पे बी प्लस सी का ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब एक्सप्रेशन में अलाउंस रहता है। जैसे ए का बी से कर सकते हो, ए का मल्टीप्लाई सी से कर सकते हो, तो ए बी प्लस ए सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली यूज़ करते हैं हम लोग मिनिमाइज करने में एक्सप्रेशन को। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी है ना, सॉरी ए प्लस बी डॉट सी है, तो ए का बी से भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट और ए जो है सी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या करता हूँ ना कि फूल पत्ती माला चढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर है हमारा आइडेम्पोर्टेंस लॉ। इसमें भी सिंपल सा चीज़ है, ए डॉट ए होता है, ए प्लस ए जो है ए होता है, ठीक है। फिर है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है भाई, ए प्लस ए बी जो है आपका ए होता है। कैसे, यहाँ पे ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस बी। और हमें पता है कि वन प्लस अगर ज़ीरो रखोगे तो भी वन ही मिलेगा, और अगर वन रखोगे तो भी वन ही मिलेगा। यानी वन अगर किसी भी वेरिएबल के साथ यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है, उसका और ऑपरेशन हो जाए तो हमेशा वन ही मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आपका ए डॉट ए प्लस बी अगर करते हैं तो यहाँ पे भी ए मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए डॉट ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर आपका ए डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट ए क्या होगा, हमेशा ए ही मिलेगा, ए प्लस ए डॉट बी। और फिर यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वन प्लस बी, और वन प्लस बी का वैल्यू वन होता है, यानी फाइनली ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका इनवॉल्यूशनरी लॉ है ना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये है कि कोई वेरिएबल है बुलियन वेरिएबल, उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से हमें वो वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी है, इसमें है क्या, ए डॉट बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो ए पे इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, डॉट जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब डॉट जो एंड ऑपरेशन था वो और ऑपरेशन में तब्दील हो जाएगा, और बी जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसी का पोस्टुलेट क्या है दूसरा, ए प्लस बी, इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो एक मेरा वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा, और जो आपका और ऑपरेशन हो रहा था वो एंड में तब्दील हो जाएगा, और बी के साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, बी प्लस बी बार इक्वल्स टू वन और बी डॉट बी बार ये ज़ीरो होता है, ठीक है। कैसे होता है, आप यहाँ पे देखो, कोई भी आपके पास मिलेगा ना एक्सप्रेशन बुलियन अलजेब्रा में, उसमें पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू मैं पुट करूँगा, लेट से बी की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा, तो ज़ीरो प्लस, ठीक है, और बी बार कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू हमने ज़ीरो ली है, तो ज़ीरो प्लस वन वन ही होगा। तो आप यहाँ पे वन भी पुट करोगे, यहाँ ज़ीरो होगा तो वन मिलेगा। अगर यहाँ पे आप मान लो ज़ीरो पुट करोगे तो वन करोगे, यहाँ पे ये वन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, फिर भी वन ही मिलेगा। यहाँ पे बी डॉट बी बार में भी वही सिनेरियो है, वन डॉट ज़ीरो ज़ीरो है ना, अगर ज़ीरो लोगे तो डॉट यहाँ पे वन हो जाएगा, तो भी ज़ीरो मिलेगा। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा, अभी मैं बताऊँगा कैसे। इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, फूल पत्ती माला चढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ये भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसको बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, लिख लिख के याद करना, ठीक है। ए बी प्लस ए बार सी अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, एक मिनट, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है आपका एक बार सी से ए प्लस सी हो जाता है, और आपका ए बार जो है वो बी से यहाँ पे और ऑपरेशन में आ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब ये वाला दूर से और ये वाला पास से और ऑपरेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेशन लग जाएगा।
नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए याद करने का। ये उतना ज़्यादा टिपिकल मतलब यूज़ नहीं होता है इतना, बस इसको अगर याद रख पाओ तो ठीक है, बढ़िया है, हैंडी रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो प्रूफ करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप चाहो तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं, करके देख लेते हैं, करके देख ही लेते हैं भाई इसको प्रूफ। एक मिनट, इसको क्या करते हैं ना, छोटा करके इधर साइड में लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे ये है क्या हमारा एल एच एस, ये है हमारा आर एच एस, है ना। आर एच एस को एल एच एस बना देते हैं, तो आर एच एस को एल एच एस बनाते हैं। तो आर एच एस हमारा क्या है, ए प्लस सी, है ना, ए बार प्लस बी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन ए बार से हो जाएगा, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। देन आपका इसका मल्टीप्लिकेशन ए से, इसका इससे हो गया था, अब इसका इससे हो गया, है ना। एक मिनट, ए प्लस ए बार, सॉरी, ए इसका ए बार से हो गया, फिर ए का बी से हो गया, ठीक। अब सी का करेंगे तो सी का हो जाएगा ए बार से, फिर आपका सी का हो जाएगा बी से, है ना। और हमने बताया था अभी आपको कि ए डॉट ए बार क्या होगा, 0, है ना। तो ये कैंसिल, ये आपका जो है 0 प्लस ए बी प्लस सी ए बार प्लस सी बी, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ए बार सी प्लस ए बी, अब ये जो बी सी लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी प्लस, यहाँ पे आपका बी सी है, ए नहीं है ना। तो यहाँ पे आप ए प्लस ए बार लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए बार सी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया, और बी सी का मल्टीप्लिकेशन ए से होगा तो ए बी सी हो जाएगा, प्लस आपका ए बार बी सी हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए ए बार सी प्लस ए बी हो गया, है ना। और आप यहाँ पे अगर बी सी कॉमन ले लेते हो, अगर मान लो, या फिर एक मिनट, यहाँ पे ए बार सी आया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, आप देखिए ए बी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन ले ले तो 1 प्लस सी, और इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन ले लेते हैं, क्या, इस वाले में से कॉमन ले लेते हैं आपका ए बार सी, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी। अब मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस सी कितना हो जाता है, इसका वैल्यू 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी, जो कि एल एच एस के इक्वल है। देखिए एल एच एस में ए बी और ए बार सी है ना, एल एच एस में आपका। तो ये हमने प्रूफ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है एल एच एस आर एच एस का फंडा है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है एक तरीके से, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो सबसे पहले यहाँ पे एल एच एस ले लेते हैं, है ना। एल एच एस में देखिए क्या है, ए प्लस बी, फिर आपका बी बार प्लस सी, देन सी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का पहले ए का मल्टीप्लाई बी बार से हो जाएगा, तो ए बी बार, देन आपका ए का सी से, एक मिनट, ए का हो जाएगा सी से, देन आपका बी का बी बार से तो 0 हो जाएगा, देन बी का सी से तो बी सी हो गया, है ना, सी प्लस ए। अब सी का मल्टीप्लिकेशन इस सबसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी, फिर आपका ए सी का डॉट सी से अगर करेंगे तो सी ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ए सी ही रहेगा, फिर सी 0 से तो क्या हो जाएगा 0, फिर सी बी सी से करेंगे तब भी हमें बी सी ही मिलेगा। अब आते हैं ए का मल्टीप्लिकेशन। तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी बार से करेंगे तो यही मिलेगा सेम, फिर आपका ए सी ही मिलेगा सेम, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी से करेंगे तो ए बी सी मिल गया, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बार। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, म्यूजिक चलते रहता है, ट्रेन का हॉर्न, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर ए सी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पे फोकस कीजिए, इस दोनों में ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस बी बार। अब बी प्लस बी बार क्या होता है, 1 होता है,
तो बचा हमारे पास ए सी, और ए सी का एडिशन एक ए सी से करोगे तो हमें ए सी ही मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? नहीं समझ में आया पीछे जाइए, फिर से दिमाग लगाइए, ठीक है। तो ये एल एच एस आ गया हमारा। अब आर एच एस, आर एच एस, ये ड्राइवर मिल गया ना भाई, कसम से ट्रेन का ड्राइवर भी पूरा म्यूज़िक बजाते रहता है नींद तोड़ने के लिए। तो ये आर एच एस हो गया ना, तो ये आर एच एस को यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी, है ना, और बी बार प्लस सी। तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी बार से, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन सी से, ए सी आ गया, फिर बी का बी बार से तो ज़ीरो हो जाएगा, बी का फिर बी सी से, बी सी हो गया, है ना। तो ये आपका एल एच एस और आर एच एस दिख रहा है, सेम सेम, प्रूफ हो गया, काम ख़त्म, पैसा हजम। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका इसमें भी प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, देन आप देखिए किस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगेगा, देखिए क्या लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम, बहुत लोगों का क्यूरी आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर एंड में या नवंबर में होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का डेट आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम है। तो आपका टीसीएस एग्ज़ाम लेगा या शायद एडीक्वेटी लेगा, आई डोंट नो, लेकिन इतना है कि एग्ज़ाम सितंबर में है, तो आपका इतना शॉर्ट नोटिस में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और होगा भी तो पहले टेक 3 का होगा, टेक्नीशियन 3 का होगा, देन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का होगा। ये बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो फिर आपका कहने का मतलब ये है कि सितंबर के एंड तक में एसएससी एग्ज़ाम लेगी, फिर सीजीएल आ जाएगा लगे हाथ, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात कि एग्ज़ाम यार कभी भी हो, आपको ये मान के चलना है ना कि जो मेरे हाथ में, जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दो। अगर आप जिस चीज़ को, जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसको लेकर के टेंशन लेते हैं, मान लो किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किसी का नहीं हुआ है ना, तो किसी का नहीं हुआ है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। और सिलेबस कंप्लीट करना गोल नहीं है, सिलेबस तो कंप्लीट बहुत लोग करके बैठे हुए होंगे यार, जो पिछला अटेम्प्ट जिनका नहीं निकला उनका ऑलरेडी 1 साल पहले से सिलेबस कंप्लीट है। तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उनका सिलेक्शन में भी नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, लेकिन उनका तो सिलेबस 1 साल पहले से कंप्लीट है। और कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो 1 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करके आराम से अटेम्प्ट देगा और निकाल ले जाएगा एग्ज़ाम। तो फ़र्क क्या होता है ना कि रिवीजन का फ़र्क होता है, आप कितना रिवीजन करते हो, कितना मॉक अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए आप फोकस करो अभी कि जल्दी जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, जहाँ से पढ़ो वहाँ से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बहुत सारा मतलब कि सोर्सेज है इंटरनेट पे अवेलेबल, मेरा भी बैच चलता है, ठीक है। तो उस बैच में भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हैं सीरियस जो पढ़ते हैं और कुछ है शायद उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फोकस करना है कि अपने को रिवीजन करना है मैक्सिमम, और जितना अपने हाथ में है, जितना बोलते हैं ना कि हाथ पे बालू लेकर के उसको होल्ड करके रखो, आप उसको जितना सोचोगे कि इसको मैं अच्छे से एकदम पूरा अपने कब्जे में ले लूँगा, बालू तो नहीं गिरेगा, है ना। इसलिए जो चीज़ें हैं आपके पास उसको अच्छे से करो यार, फोकस करो, फोकस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ले लेते हैं एलएचएस को। एलएचएस है ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। ए मतलब देखिए लिटरल होता है, लिटरल का मतलब जैसे क्या होता है ना, वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, मतलब ए या फिर ए बार, बी या फिर बी बार, है ना, सी या फिर सी बार, ये सब लिटरल है। ये जो फंक्शन है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन एक तरीके का फंक्शन है जिसका वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो ए बी दिख रहा है ये सब वेरिएबल है, या फिर इसको लिटरल भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? आज तो कुछ ज़्यादा ही हॉर्न बजा रहा है यार, लोको पायलट पक्का लग रहा है घर पे लड़ के आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग है उसको ले आते हैं। देखो ए बी यहाँ पे मिसिंग था सी, तो सी प्लस सी बार ले आते हैं, है ना। तो सी प्लस सी बार क्या होता है 1। फिर आपका बी सी बार है, मिसिंग क्या है, तो ए मिसिंग है, तो ए प्लस ए बार, है ना। फिर आपका यहाँ पे ए सी बार है, आपका ए सी है,
तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी, यहाँ पे इसको हटा देते हैं मिसिंग, हाँ, बी बार। अब इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आर एच एस के इक्वल आएगा ए सी प्लस बी सी बार। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करके देखो इसको सॉल्व करके कि कैसे आर एच एस के इक्वल आ जाता है। अगर आपका आ जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ बताइएगा कि यस मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो मिनिमाइज करते ही क्यों? देखो, जब भी बूलियन फंक्शन का एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, सर्किट डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे गेट्स लगता है, लॉजिक गेट्स लगता है ना। और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन गेट्स वन ऑफ द पार्ट रहता है सर्किट का। तो जो एंड आप देख रहे हो ना, एंड और ये सब जो ऑपरेशन है, ये कैसे अचीव करते हैं? गेट के थ्रू अचीव करते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, गेट के थ्रू अचीव करते हैं, तो उसको लगाना पड़ता है। तो क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन छोटा रहेगा, मिनिमल रहेगा, तो गेट यहाँ पे कम लगेगा, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम रहेंगे, है ना। ऑपरेशन जो स्पीड, ऑपरेशन का स्पीड है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, है ना। पावर डिसिपेशन कम होगा, नंबर ऑफ डिवाइसेस कम लगेंगे तो पावर डिसिपेशन कम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो सर्किट की है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बूलियन फंक्शन का मिनिमाइजेशन करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है बूलियन फंक्शन, ए बी और सी के फॉर्म में वेरिएबल है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ लिया था डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए बार ये प्लस जो है, जो और ऑपरेशन है, ये एंड में तब्दील हो जाएगा, डॉट हो गया, है ना। फिर आपका बी सी बार जो था उस पर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए बी बार प्लस ए बी सी। फिर इसको दोबारा से यहाँ पे ए बार है डॉट, इसको बी सी बार का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बी सी। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बार जो ये आपका ए बी सी है ना, ए बार बी सी, उसका मल्टीप्लिकेशन ए इससे हो जाएगा, ए बी बार से, तो ए बार बी सी फिर ए बी बार, है ना। फिर आपका हो जाएगा ए बार बी सी ए बी सी। तो आप यहाँ पे देखिए, इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ पर ए बार भी है, मल्टीप्लिकेशन में ए भी है, यानी ये पूरा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट ज़ीरो। यहाँ पे बी बार है और यहाँ पे बी भी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी पूरा पार्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो और ज़ीरो दोनों मिलके क्या होगा, ज़ीरो। कोलकाता कलेक्शन वाला स्टेटमेंट याद है ना, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन देख लेते हैं ना, कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, दो फॉर्म होता है, एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, एक होता है मिनिमल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है ना, कि जैसे कोई फंक्शन है बूलियन अलजेब्रा का, जैसे दिया हुआ है ए बी सी वेरिएबल के फॉर्म में, तो कैनोनिकल फॉर्म कहता है कि भाई वो जितने भी टर्म्स होंगे ना, जैसे ये टर्म्स हो गया एक, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, तो सारे टर्म्स में सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, इधर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और ऑन अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए प्रेजेंट है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, बी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, एंड सी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, है ना। अब मिनिमल जो फॉर्म है ना, वो ये कहता है कि जो आपका फंक्शन है वहाँ पे जो वेरिएबल है ए बी सी, वो किसी टर्म में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मिनिमल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन का जितना मिनिमल, उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके, ऐसा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मीन टर्म और मैक्स टर्म। मीन टर्म क्या होता है ना, जैसे जो टर्म हम अभी देख रहे थे ना, अभी जो टर्म जैसे ए बी सी बार ऐसा, ठीक है, ये टर्म देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर इसी को मैं लिखूं ए प्लस बी बार सी, तो ये क्या है आपका सम के फॉर्म में है। तो मीन टर्म इसको बोलते हैं, ये जो टर्म है इसको मीन टर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैक्स टर्म। सम के फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, फाइनल वैल्यू, इस टर्म की जो फाइनल वैल्यू होती है वो यहाँ पे 1 होती है, मतलब कि इसका जो भी फंक्शन रहेगा ना उसका फाइनल वैल्यू 1 रहेगा। और इसका जो मैक्स टर्म होता है ना, इसके फंक्शन का जो फाइनल वैल्यू होता है वो 0 होगा। ठीक है, अभी देखेंगे आगे में, ठीक है, उदाहरण इसका देखेंगे। फिर आपका जो
कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम ज़ीरो देते हैं, असाइन करते हैं, है ना। और जो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है उसको हम वन असाइन करते हैं, ठीक है, मीन टर्म में। मैक्स टर्म में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंटेड वाला जो वेरिएबल होता है उसको वन असाइन करते हैं, जैसे इसको बी को वन असाइन करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, सी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो इसको ज़ीरो असाइन करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखो, और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे जैसे कि जो भी फंक्शन है उसका जितना वेरिएबल होगा, जैसे ए बी सी, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 टू द पावर n, n है नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी 2 टू द पावर 3 यानी 8 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए 3 वेरिएबल है हमारे पास, ए है, बी है और सी है, ठीक। अब देखिए मीन टर्म में यहाँ पे देखो 8, इसका क्या होगा, 8 मैंने बताया था ना कि 3 वेरिएबल है कि तो 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। तो पहला टर्म यहाँ पे देखो क्या है, 0 0 0, मतलब ये ए को 0, यहाँ मीन टर्म का पहले देखते हैं, तो ए को 0 दिए हैं, बी को 0, सी को 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, सी भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मीन टर्म है। फिर आपका 0 0 1 है, तो यहाँ पे देखो इसका फाइनल वैल्यू क्या होता है, बाइनरी का डेसिमल में अगर करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 2 आएगा, इसका करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है ए बी सी, ये अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, और हमें पता है कि मीन टर्म में जो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होता है उसको 1 असाइन करते हैं। और ये प्रोडक्ट के टर्म में देखो, यहाँ पे मैक्स टर्म में यहाँ पे सम के फॉर्म में है, और जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो ये उसको 0 असाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, है ना, ये 0 असाइन किया हुआ है, ए को, बी को भी 0, सी को भी 0, और जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसको 1 असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा मीन टर्म और मैक्स टर्म। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका सम, प्रोडक्ट में आपका वेरिएबल कुछ भी ले लो, ए बी सी, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसका सम, फिर आपका ए बी सी बार ऐसा, ये प्रोडक्ट्स का सम है ये। और प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये सम ऑफ प्रोडक्ट था, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कि सम दिया हुआ है उसका जो है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया था कि जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है ना, उसका फाइनल वैल्यू फंक्शन का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनपुट दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ए 0 है, बी 0 है, सी 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट 0, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जो 0 0 वाला पार्ट आ रहा है ये मैक्स टर्म का होगा पार्ट, है ना, और 1 1 जो है वो किसका होगा, मिन टर्म का होगा। तो 1 कहाँ कहाँ पर है, तो देखो ये आपका कितना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बाइनरी में इसका डेसिमल की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1, ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर कितना हो जाता है 2, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया। ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, और इसका वैल्यू 1 होता है तो 2 + 1 यानी 3, यानी ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, M3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है तो देखो 1 M3 में है, फिर आपका M5 में है, M6 में, M7 में, तो देखो यहाँ पे 3 5 6 7, ये आपका क्या हो गया, 1 आउटपुट आ रहा है, इसलिए इसको लिए हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है M3 M5 M6 M7, है ना। और M3 में क्या था, M3 में आपका था 0, ए 0 के फॉर्म में है तो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हैं, है ना, मिन टर्म के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये आपका M3 का हो जाएगा। फिर इसी तरह M5 M6 M7। प्रोडक्ट ऑफ सम में भी क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ 0 है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में, तो M0 M1 M2 M4, है ना। फिर आपका यहाँ पर M0 जो है, तो यानी कि M0 में यहाँ पे A0 है, B0 है, C0 है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा टर्म क्या है, सम के फॉर्म में है, तो A + B + C। फिर उसी तरह आपका आगे में M1 का वैल्यू लिखा हुआ है, M2 का है और M4 का है। समझ में आया? देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिंप्लीफिकेशन तक पढ़े थे ना वो इंपॉर्टेंट था, और फिर अभी जो लॉजिक गेट देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिटी श्योर है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हल्का सा देख लीजिए, समझ लीजिए। मे भी एक टाइम में समझ में नहीं आए, एक बार में नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा पीछे जा करके हल्का सा फिर से देखिए,
ठीक है, वीडियो को बार बार देखने से भी समझ में आ जाता है, क्लिक हो जाता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका देखो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म क्या होता है भाई, तो एसओपी फॉर्म जो स्टैंडर्ड, जहाँ पे सारा वेरिएबल रहे, मतलब सारा हर टर्म में सारा वेरिएबल रहे, ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। एंड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में क्या होता है कि ईच सम टर्म, ठीक है, कंटेन्स ऑल द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए प्लस बी सी बार, यहाँ पे देखो b टर्म और c टर्म मिसिंग है, यहाँ पे a टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लिख दिए हैं। देखो a का यहाँ पे b और c मिसिंग था तो वो यहाँ पे डाल दो, क्योंकि b प्लस बी बार 1 होता है, c प्लस c बार 1 होता है। यहाँ पे a मिसिंग था तो यहाँ पे a प्लस a बार डाल दो, क्योंकि a प्लस a बार क्या होता है, 1 होता है। इन द सेम वे यहाँ पे जो है क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है आपका ए मिसिंग है, तो ए डॉट ए बार लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 का समेशन किसी के साथ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे ए प्लस बी बार है तो यहाँ पे सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार लिख दिए, ठीक है। ये था हमारा तरीका कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कैसे ला सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। फिर आपका आता है कार्नो मैप, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन जो है ना बूलियन फंक्शन का, वो इतना भी इजी नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन रहता है ना, 6 वेरिएबल रहते हैं, 4 वेरिएबल्स रहते हैं, तो उस वे में, उस केस में हम लोग उस तरीके से इजीली नहीं कर सकते हैं सिंप्लीफाई, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं जो कि होता है कर्नो मैप। तो कर्नो मैप में क्या होता है ना कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग मतलब कि मतलब जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एसओपी फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के मैप में। इसको कर्नो मैप बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका, नहीं तो शॉर्ट में के मैप, ठीक है। इसमें क्या हो रहता है ना कि सेल बना हुआ रहता है, उस सेल में हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे होता है। और जनरली देखो किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए आप के मैप यूज़ कर सकते हो, बट अप टू 6 वेरिएबल ये इजी रहता है, लेकिन 6 वेरिएबल के बाद ये कम्बरसम हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, इसलिए अप टू 6 वेरिएबल तक इसमें काम करते हैं हम लोग। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू 4 वेरिएबल तक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 2 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है, ये देख रहे हैं। देखिए 2 वेरिएबल का के मैप जो है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा, तो 2 का पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी 2 का पावर 2, 4 सेल टोटल रहेंगे, है ना। यानी कि 4 मिन टर्म्स रहेंगे और 4 मैक्स टर्म भी रह सकते हैं, दोनों में से कोई एक। देखो मिन टर्म को यहाँ पे मिन टर्म का दिया हुआ है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका मैक्स टर्म का दिया हुआ है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है जैसा कि आप देख सकते हैं, ए और बी, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 0 होता है, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है। और 0 और 0 यहाँ पे मिल करके यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 बना रहा है। फिर 0 और 1 जो है यहाँ पे 1 कर रहा है, मतलब इस देखो इस तरीके से होता है। यहाँ पे 0 0 जो है ना, ये इसका यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 0 हो जाएगा, ये आपका 1 1 होगा। तो 1 1 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 1 0 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा, 2, यहाँ लिखा हुआ है। 0 1 का 1 तो वो लिखा हुआ है, और 0 0 का 0 यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा, है ना, क्योंकि मिन टर्म का यूज़ कर रहे हैं ना। अब 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा। इन द सेम वे बी का भी वही है। तो ये एसओपी के लिए था। पीओएस के लिए रहेगा तो पीओएस के लिए सारा चीज़ सेम ही है, बस कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 वेरिएबल के लिए के मैप कैसा बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने रहेंगे, तो 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 यानी 8 सेल्स रहेंगे, है ना। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए है, बी सी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे कैच क्या है ना कि कॉन्जिक्यूटिव सेल्स, जैसे ये सेल्स और ये सेल्स का बात करें तो यहाँ पे देखो 0 से 0 हो रहा है और 0 से 1, है ना। तो एक बीट का चेंज आ रहा है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं तो एक बीट का चेंज आ रहा है। सिर्फ 0 का 0 ही रह रहा है, लेकिन 0 का 1 एक बीट चेंज हो गया। फिर आप इस सेल का बात करो, इस सेल का बात करो, ठीक है। तो इस दोनों सेल में देखो 0 का 1 हो जा रहा है, एक बीट चेंज हो गया, और 1 का 1 ही रह जा रहा है। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक ही बीट का चेंज है। और यहाँ पे भी देखो 1 का 1 है और 1 का 0 हो जा रहा है, यानी कि एक बीट चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, है ना। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा,
तो यहाँ पे M0, यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे M1, फिर यहाँ पर 0 1 1 हो जाएगा, तो ये 3 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे कैच है, जो लिखते हैं ना M0 M1, पहले M3 आएगा, फिर M2 आएगा, फिर M4 M5, फिर M6 इधर आएगा, फिर M7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कैच है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग दो कॉन्जिक्यूटिव सेल में जो बीट का चेंज होता है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 बीट का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 1 देन 1 1 देन 1 0 है ना, और यहाँ पे 0 आएगा फिर 1 आएगा, और ये एसओपी फॉर्म में है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ 0 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये पीओएस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जो सम के फॉर्म में रहेगा, है ना। यहाँ पे 0 0 है, तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ये भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। सॉरी, 0 0 का मतलब है ये पीओएस है, मतलब 0 0 में क्या हो जाएगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल बीसी है, तो यहाँ पे ये भी बीसी का वेरिएबल है, ये भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है। बस जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। ठीक है, 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल में कितना हो जाएगा सेल, 16 सेल हो जाएगा। और यहाँ पे भी फंडा वही है कि कॉन्जिक्यूटिव सेल जो है ना आपका, वो उसमें नंबर ऑफ बीट चेंज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो M0 M1 M3, फिर M2, फिर M4 M5 M6 इधर आया, फिर M7 इधर आया, फिर देखो M8 नीचे आ गया, यहाँ पे भी बीट चेंज वाला फंडा लगेगा। ठीक है, तो M8 सबसे नीचे, फिर M9, फिर M10, फिर M11, फिर आपका M12 13 14 इधर आएगा, फिर 15 इधर आएगा। ठीक है, एक बार खुद से समझ के देखना इसको अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ पे बीट चेंज का फंडा है। 0 0 हुआ, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि बीट चेंज यहाँ पे 0 से 1 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 0 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 से 1 एक बीट चेंज, फिर 1 से 0 2 बीट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा सेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बना करके, और कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब लूपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जो मैप था तो मैप तो बन जाएगा, लेकिन अब लूपिंग कैसे करेंगे। तो लूपिंग जो होता है ना, वो या फिर 2 वेरिएबल्स का लूपिंग होता है ना, 2 सेल का लूपिंग करेंगे, या 4 सेल का लूपिंग, या फिर 8 या फिर 16 सेल का लूपिंग होता है। तो जनरली हम लोग अभी यूज़ करेंगे 2 सेल का और 2 सेल का और 4 सेल का कैसे लूपिंग करते हैं। लूपिंग करने से क्या होता है ना कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लूपिंग 2 पेयर में कर रहे हैं, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है तो इसका लूपिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए बार बी, तो ए बार बी कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, ए बार बी, है ना। तो आपका 1 1 यहाँ पे इसका लूपिंग हो गया। फिर एक लूपिंग हम लोग क्या करते हैं ना कि बाहर की तरफ ये ले जाते हैं, और यहाँ पे भी बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया एक लूपिंग। ठीक है, तो ये 2 पेयर का लूपिंग कैसे करती है हमने देख लिया अभी। और जैसा एक्सप्रेशन है उसी तरीके से देखो, यहाँ पे 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो सी, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेस कहाँ हो रहा है, इसमें वर्टिकली चेंजेस हो रहा है। तो क्या चेंजेस हो रहा है, तो सी बार तो है ही है, सी बार तो है ही है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बी बार भी है, यहाँ पे भी बी बार है, तो आपका यहाँ पे बी बार हो गया, और सी बार जो यहाँ से था वो हो गया। जो चेंज हो गया उसको नहीं लिखना है। यहाँ पे भी जो लूपिंग हुआ ना, इस लूपिंग को कैसे लिख रहे हैं, तो देखो इस लूपिंग में यहाँ पे देखें अगर हॉरिजॉन्टली तो ये चेंज हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टली ये चेंज हो रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, जो ये वाला वैल्यू है आपका ए बार बी वही लिख देंगे। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्टिकली चेंज कुछ नहीं हो रहा है, तो सी बार जो है वो तो सी बार रहेगा ही, और हॉरिजॉन्टली अगर देखें यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टली में सेम क्या रह जा रहा है, बी सेम रह जा रहा है, तो बी सी बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लूपिंग किया हुआ है, अब यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल का किया मैप है ना, तो यहाँ पे लूपिंग ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे एक लूपिंग किया हुआ है, एक लूपिंग यहाँ से इस तरीके से किया हुआ है। अब देखिए 1 1 का लूपिंग हो रहा है, यानी कि एसओपी फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम। तो देखो यहाँ पे जो लूपिंग है, यहाँ पे ये देखिए कि हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें इस वे में, तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टली तो सेम है, यानी कि ए बार और बी बार रहेगा, और वर्टिकली देखें तो वर्टिकली जो है आपका क्या यहाँ पे सेम रह रहा है, तो सी जो पार्ट है वो सेम रह रहा है ना, तो सी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उसका। यहाँ पे देखिए 1 और 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या चेंज हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका डी बार और डी बार सेम है, तो डी बार यहाँ सेम लिख दिए। वर्टिकली देखें तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली में क्या सेम है, ए और बी बार, है ना,
और अगर वर्टिकली देखें तो डी बार यहाँ पे सेम है, डी बार सेम है, तो यहाँ पे डी बार लिख दी, ठीक है। और दोनों का समेशन हो गया आपका जो है एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये टर्म आ जाएगा, फिर ये टर्म आ जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। अभी और इसका देखेंगे एग्जांपल नीचे। अब देखिए लूपिंग ग्रुप ऑफ 4, अभी तक हम लोग 2 पेयर का लूपिंग कर रहे थे ना। अब देखिए 4 का कैसे करते हैं, क्योंकि लूपिंग मैंने बोला था 2 के पेयर में होगा, 4 में होगा, ठीक है, 8 में होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 के पेयर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लूपिंग किया हुआ है, ये लूपिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखिए क्या सेम है, तो हॉरिजॉन्टली ए बी तो सेम है, लेकिन वर्टिकली बहुत सारा चेंजेस है ना। कोई चीज़ सेम तो है नहीं, कोई चीज़ सेम नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ कुछ नहीं होगा वर्टिकली से, सिर्फ यहाँ पे ए बी आएगा। इन द सेम वे आप यहाँ पे देखिए तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली क्या सेम है, बी है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखिए तो बी सेम लिख रहा है, और अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली में क्या सेम है, तो डी सेम है, तो यहाँ पे डी आ गया, बी डी। इन द सेम वे देखिए इस तरीके से भी हम लोग 4 का पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली में डी बार सेम आ रहा है ना, और हॉरिजॉन्टली देखें तो आपका ए सेम आ रहा है, तो ए डी बार हो गया। और यहाँ पे किनारे किनारे भी, तो किनारे किनारे भी लूपिंग हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है, तो चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहे, सेम क्या है, बी बार सेम है, तो बी बार लिख दिए। और वर्टिकली देखें तो वर्टिकली में आपका क्या है, डी बार सेम है, तो डी बार लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जाता है के मैप को देख करके। देखिए डोंट केयर कंडीशन में क्या होता है ना, कि जो कोई पर्टिकुलर सेल है वहाँ पे जो सर्किट डिज़ाइनर है ना वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है या 1 भी ले सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो सेल है ना हमारा ये वाला, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, या फिर देखो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ भी एज्यूम कर सकता है, तो वो डोंट केयर कंडीशन हो गया, ठीक है। कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ 0 है कि 1, लेकिन हम लोग 1 क्यों एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सर्किट को सिंप्लीफाई करेगा। कैसे करेगा देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाला यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, 4 लूपिंग हो जाएगा 4 का, है ना। और यहाँ पे भी 4 का लूपिंग हो जाएगा, 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, इसका लूपिंग अगर करें तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें और वर्टिकली देखें, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली में क्या सेम है, तो हॉरिजॉन्टली में क्या सेम दिख रहा है, बी सेम दिख रहा है। और अगर वर्टिकली देखें, है ना, वर्टिकली अगर देखें तो वर्टिकली क्या दिख रहा है सेम, तो यहाँ पे सी बार सेम दिख रहा है। ये तो मेरा इसका हो गया। अब ये जो है आपका ये वाला लूपिंग, इसका क्या आएगा एक टर्म, तो इसका टर्म आ जाएगा आपका, देखिए हॉरिजॉन्टली में ए बी है कांस्टेंट, वर्टिकली में तो बहुत सारा चेंज हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब समझते हैं कि इम्प्लीकेंट क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप ध्यान से समझिए और समझ जाइएगा तो आपका फिर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिए और खुद से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, एक बार देख लिए, फिर खुद से एक पेन पेपर लीजिए, बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर देखिए कि कहाँ पे मिसिंग हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, फिर से समझिए फिर उसको। तो ये जो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है ना, कि फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन फाइंड ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, डिटरमाइन विच आर इसेंशियल ऑफ देम एंड गिव ऑल द पॉसिबल मिनिमम एक्सप्रेशन। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये फंक्शन ए बी सी डी के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। तो इसको हम लोग अगर के मैप से दिखाएंगे तो कितना सेल का जरूरत पड़ेगा, 2 to the power 4 यानी 16 सेल का जरूरत पड़ेगा। और किस किस सेल में हम लोग क्या क्या वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको देख करके क्या पता चल रहा है, इसको देखिए पता चल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और ये स्मॉल एम दिखा रहा है कि ये मीन टर्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो सेल का पोजीशन दिया हुआ है, किस किस सेल में 1 डालेंगे, है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता इस तरीके से कैपिटल एम और ये सारा वैल्यू दिया हुआ रहता, इसका मतलब कि इस सारे सेल के पोजीशन में 0 डलेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है फंक्शन का, और इसमें बता रहा है कि 0 कहाँ पे, यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे 1 डाले, 2 कहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पे। देखिए मैप कैसे बनता है, कैसे है इसको समझिए, मैप कैसे बनेगा वो पहले देखिए। तो मैप बनता है, जैसे मान लो
फोर वेरिएबल है तो उसका बना रहे हैं। फोर वेरिएबल है तो आपका ए बी हो गया, फिर आपका सी डी हो गया। अब स्टार्टिंग कैसे होगा, तो स्टार्टिंग होगा आपका यहाँ पे इसका ए बी का वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 0 0 हुआ तो ये आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। ऐसा किस लिए हुआ? बीट चेंज, जो मैंने बताया था कि एक ही बीट चेंज होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी 0 1, ठीक है, 3 और यहाँ पे 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 0 0 है ना, 0 1 1 1 और 1 0। अब देखिए ये 0 0 क्या बता रहा है कि यहाँ पे ए जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ए बी बार हो गया, यहाँ पे आपका ए बार बी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे ए बी बार हो गया, है ना। इसी तरह यहाँ पे सी का भी रहेगा, सी डी बार हो गया, सी बार डी हो गया, यहाँ पे सी डी हो गया और यहाँ पे सी डी बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि अब देखो सेल का कैसे होगा, यहाँ पे 0 0 0 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा M0। यहाँ पे 0 0 0 1 ये वाला पार्ट है 0 0 0 1, है ना। तो आपका 0 0 0 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 M1। फिर उसी तरह यहाँ पे M2 M3 आ जाएगा, यहाँ पे M2 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे M4 M5 M6 M7 M8 यहाँ पे आएगा, M9 M11 M10, फिर आपका M12 M13 M14 यहाँ पे M15, इस तरीके से। अब मेरे को अगर बोल दिया यहाँ पे फंक्शन दे दिया कि फंक्शन जो है आपका ए बी सी डी वेरिएबल है, तो उसमें अगर दिया हुआ है समेशन ऑफ ऑल मिन टर्म्स और उसका पोजीशन दिया हुआ है 0 7 6 8 ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 पोजीशन पे यहाँ पे 1 होगा, 7 पोजीशन पे 1 होगा, 6 पोजीशन में 1 होगा, 8 पोजीशन में आपका 1 होगा। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनता है के मैप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो इस तरीके से मैप बनाए और मैप बना करके जहाँ जहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है और वहाँ पे 1 प्लेस कर दिए। अब 1 प्लेस किए तो सबसे पहले ब्लू कलर को देखिए, तो ब्लू कलर को देखेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लूपिंग हो गया 4 4 का। देखिए कोशिश करते हैं हम लोग कि मैक्सिमम लूपिंग हो, है ना। मैक्सिमम मतलब 4 का 16 का 8 का जितना हो सकता है। यहाँ पे 4 4 का लूपिंग जैसे यहाँ पे हो पा रहा है इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ 4 का लूपिंग किए, है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे भी 2 2 का लूपिंग, यहाँ पे इस तरीके का 4 का लूपिंग यहाँ पे भी हो गया, है ना। फिर आपका पिंक वाले में देखिए ये लूप हो गया, रेड कलर में देखिए 4 का लूपिंग हो गया, है ना। अलग अलग तरीके का लूपिंग यहाँ पे हम लोग जितना पॉसिबल था वो लूपिंग कर दिए। अब हर लूप क्या करता है ना कि एक टर्म को डिफाइन करता है। एक टर्म को हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना जितना हम लोग लूप कर सकते हैं मैक्सिमम उतना लूप कर देते हैं, और हर लूपिंग एक टर्म बताता है। जैसे पिंक का पार्ट देखिए, तो पिंक में यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कांस्टेंट क्या है ए बार बी, तो लिख दिए क्योंकि वर्टिकली तो पूरा चेंज कर रहा है, कुछ सेम नहीं है। रेड वाले में क्या है, तो हॉरिजॉन्टली देखिए, तो हॉरिजॉन्टली में दिखेगा आपको बी कॉमन है और वर्टिकली में डी कॉमन है, तो बी डी हो गया। ब्लू वाले में देखिए, तो ब्लू वाले में हॉरिजॉन्टली आपको क्या कॉमन दिखेगा, तो बी बार कॉमन दिखेगा और वर्टिकली आपका डी बार कॉमन दिखेगा, तो बी डी बार हो गया। ऑरेंज वाले में देखिए वर्टिकली आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो वर्टिकली दिखेगा कॉमन डी बार और हॉरिजॉन्टली कॉमन दिखेगा ए बार, तो ए बार डी बार हो गया। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ना ये वाला, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका पता है क्या, ए बार डी बार प्लस ए बार बी प्लस बी डी प्लस बी डी बार, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इम्प्लीकेंट क्या होता है ना, इम्प्लीकेंट पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है कि जो जो आपका लूपिंग करने से जो टर्म आ रहा है ना, वो सारा टर्म जितना भी पॉसिबल लूपिंग आपने किया वो सारा आपका कहलाता है पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट। चाहे वो 4 का लूपिंग हो, मतलब 4 का मतलब मैक्सिमम लूपिंग जो होता है ना, मैक्सिमम लूपिंग वो आपका कहलाता है पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट। यहीं पे अगर मान लो कि ऐसा भी रहता है कि 2 लूपिंग वाला यहाँ पे रहता है, ऐसे करके 2 लूपिंग का रहता है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम जो आपका लूपिंग कितना है 4 का हो रहा है यहाँ पे, तो वो 4 का जितना भी मैक्सिमम लूपिंग है वो आपका हो जाएगा क्या, पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब इस पॉसिबल प्राइम इम्प्लीकेंट में से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा, तो देखिए फॉर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वी हैव टू चेक अ ग्रुप। तो हम लोग एक ग्रुप पकड़ लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। If in that there is at least single one in such a way that there is chance of only single time grouping, मतलब यहाँ पे 1 जो है
इस वाले जो बी डी बी बार डी बार का जो ग्रुप है ना, बी बार डी बार का जो ग्रुप है उसमें देखिए जो 1 यहाँ पे, वहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो देखिए ये वाला जो 1 है, ये वाला, ये अलग ब्लू से तो ग्रुपिंग हुआ ही है, ऑरेंज से भी हो गया। यहाँ पे भी जो 1 है वो ब्लू से ग्रुपिंग हुआ ही है, ऑरेंज से भी हो गया। लेकिन ये वाला जो 1 है, मतलब ये ऐसा 1 है जो कि सिर्फ इसी से ग्रुप हुआ और किसी से नहीं। तो ये वाला जो ग्रुप है ना बी बार डी बार, इसमें ऐसा 1 है जो कि सिर्फ इसी से एक ही बार जो है वो सिंगल टाइम ग्रुपिंग हो रहा है, 1 है ना, सिंगल टाइम ग्रुपिंग हो रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा पार्ट आपका, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। देखिए अब रेड वाले का देख लेते हैं बी डी। तो बी डी में भी देखिए ये 2 1 ऐसा है जो कि एक ही बार ग्रुपिंग हुआ है ना। तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये पिंक वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सारा 1 से ये वाला 1 देखिए 2 बार ग्रुपिंग अलग अलग हो जा रहा है, दूसरे दूसरे कलर से देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग हो पा रहा है। ये भी रेड से और पिंक से 2 बार ग्रुपिंग, यहाँ पे भी रेड और पिंक यूज़ हो जा रहा है, यहाँ पे भी पिंक और ऑरेंज यूज हो रहा है। सारा 1 जो है वो एक से ज़्यादा ग्रुपिंग में चला जा रहा है, तो वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये के मैप दिया हुआ है ना। इस के मैप से आपको बताना है कि इसका मिनिमल एक्सप्रेशन क्या लिखा सकता है। तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग जो करेंगे तो ग्रुपिंग कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं इसका, ये एक ग्रुपिंग हो जाएगा है ना। फिर आपका ये 4 का ग्रुपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एक ग्रुपिंग इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, ये हो गया। और ये फाइनली 4 का ग्रुपिंग यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो इससे हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन इतना ग्रुपिंग करने से भी बेटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग को मिनिमल फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे कि मिनिमल ग्रुपिंग हो जाए। ठीक है, तो मिनिमल ग्रुपिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 का ग्रुपिंग हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा एक यहाँ पे भी ग्रुपिंग हो सकता है, एक यहाँ ग्रुपिंग हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। और ये 4 का ग्रुपिंग हो सकता है। तो आपका अलग अलग ग्रुपिंग करने से भी अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अलग अलग ग्रुपिंग कीजिएगा, अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। जैसे इसको करके देखते हैं, है ना। पहले ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशन आ सकता है इसका। अलग कलर ले लेते हैं। अब देखिए ये रेड वाले का जो ग्रुपिंग किया ना, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देखिए क्या सेम रह रहा है, बी। वर्टिकली देखें तो वर्टिकली क्या सेम रह रहा है, डी, बी डी हो गया। ब्लू वाले का देखिए, तो ब्लू वाले का क्या है, तो हॉरिजॉन्टली देखिए क्या सेम रह रहा है, हॉरिजॉन्टली में बी बार, है ना। और वर्टिकली अगर देखें तो वर्टिकली क्या है, तो आपका कॉमन रह रहा है डी बार। ठीक है, अब येलो वाले का देख लेते हैं। तो येलो वाले का आपका ये जो येलो वाला है, तो इसमें हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बी बार कॉमन दिख रहा है ना। और वर्टिकली देखें तो वर्टिकली में सी कॉमन दिख रहा है। फिर आपका कौन सा बच गया, पिंक वाला, है ना। तो पिंक वाले का भी देख लेते हैं। तो पिंक वाले का सिर्फ आपका कॉमन क्या है, ए बी बार। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी प्लस बी बार डी बार, है ना। और आपका फिर हो जाएगा ए बी बार और फिर आ जाएगा बी बार सी। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ये पढ़ लेना है ताकि अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो सिंपल आएगा, बहुत सिंपल आएगा, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा एक और पार्ट बचा हुआ है लॉजिक गेट का। बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिक गेट में क्या होता है ना, 3 तरीके का गेट्स होता है। एक बेसिक गेट्स होता है, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट। बेसिक गेट में आपका नॉट एंड और आ गया, यूनिवर्सल गेट में आपका नैंड नॉर आता है, स्पेशल पर्पस गेट में एक्स और एक्स नॉर आता है। तो हम लोग एक एक करके सारा गेट को समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन सबका ले लेते हैं। तो नॉट गेट जो है इसका इस तरीके से होता है सिंबल, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे ए दिए और आपको मिलेगा ए बार। ये नहीं कि आलू डाले और सोना निकला, ऐसा नहीं होगा। ए डाले ए बार निकलेगा। ठीक है, फिर आपका नैंड गेट में क्या हुआ, ए बी दिए तो आपका जो फंक्शन आएगा एंड गेट। नैंड गेट के पहले एंड गेट देख लेते हैं। एंड गेट में क्या होता है ना कि ए और बी आपका गया इनपुट, आउटपुट में मिलेगा ए डॉट बी, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं ना पहले भी बुलियन फंक्शन में, बुलियन अलजेब्रा में, वही चीज़ है। और गेट में क्या होगा कि इनपुट जाएगा आपका ए बी, है ना, आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी, है ना। नैंड गेट में क्या होता है कि ए बी इनपुट जाता है तो आपको मिलेगा ए डॉट बी और उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट भी लगा हुआ है कॉम्बिनेशन में एंड गेट के साथ,
ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा, है ना। इसका ट्रूथ टेबल मैं नहीं बना रहा हूँ, ट्रूथ टेबल जो है वो सिंपल होता है, वो ए बी का जो भी पॉसिबल वैल्यूज होता है ना वो यहाँ पे पुट करके देख लो। ए का वैल्यू 0 पुट करोगे, बी का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ए का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ए बार का वैल्यू 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बी बार का वैल्यू 0 आ जाएगा, दोनों के बीच का और ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो ये वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है। फिर नॉर में भी वही है, ए बी का इनपुट घुसेगा, आपका आउटपुट ए प्लस बी का आना चाहिए, लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ोगे तो ए बार का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्सऑर में क्या होता है ना, एक्सऑर में कि आपका देखो या फिर बी में कॉम्प्लीमेंट रहता है या फिर ए में कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी में कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे लगा हुआ है तो और कॉपरेशन, है ना। इस तरीके से ध्यान में रखना है इसको कि और है यहाँ पे, ये रटने का तरीका बता रहा हूँ मैं, और लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, है ना, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, या फिर ए में कॉम्प्लीमेंट रहेगा या फिर बी में कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है ना या फिर बी में कॉम्प्लीमेंट या फिर ए में कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना। एक्स नॉर में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डॉट होगा, है ना, यहाँ पे डॉट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा एक्स नॉर में कि दोनों में यहाँ पे और होता ना, या फिर ए में या फिर बी में, है ना, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यहाँ पे नहीं, ए और बी में एक टर्म में पूरा कॉम्प्लीमेंट और दूसरे में बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है। ये एक्स नॉर का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान में बस रख लेना है। बाकी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ट्रूथ टेबल बनाने में कुछ है नहीं यार, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू ले लो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब उसके हिसाब से y का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे पुट करके एक्सप्रेशन में देख लो, यहाँ पे 0 0 पुट करो तो 0 0 का क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, और यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पुट करोगे तो a का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 डॉट 1 1 होता है, 1 प्लस 0 आपका क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, इसको बस आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप बताइए ये एक्स और है कि एक्स नॉर है। यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है तो मैंने आपको बोला था कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स और, ठीक है, एक्स और हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी बार या फिर बी ए बार, है ना, और ये यहाँ पे फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से लिख दिए तो अब क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट जो है इसको एज अ होल ले लो तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ यानी कि ए बी बार प्लस बी ए बार, इसमें कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी प्लस ए बी में पूरा कॉम्प्लीमेंट और ये वाला पूरा पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो लिखना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करते हैं तो देखो डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लगेगा कॉम्प्लीमेंट, तो ए बार प्लस बी हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा ए बी बार का बार लगेगा तो यहाँ पे ए बार और ये डॉट प्लस में आ जाएगा, और बी बार का बी बार का बार हो जाएगा आपका बी, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आपका डॉट ये प्लस वाला डॉट में आ जाएगा, फिर बी बार प्लस ए, इस तरीके से आएगा, है ना, ये पूरा आएगा, और फिर इसमें ए बी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ए बी बार जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, है ना, ये हो गया, और अंदर में जो है वो आपका जो है वो एट इज इट मतलब एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर अब देखो अब क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ए बार बी बार फिर बी प्लस बी बार का बी डॉट बी बार का 0 हो जाएगा, फिर ए डॉट ए बार का 0 हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, और डॉट ए बी आपका है ही है पहले से, है ना। अब ए बी का जब मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और जब ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ए बी है और यहाँ पे ए बी बार है एक तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी से करोगे तो ए बी ही रहेगा, यानी ये पूरा जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ ना इसका पूरे का, इस पूरे का जो है क्या हो जाएगा ए बी ही रहेगा, है ना। और इधर वाले का भी मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हो तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी अगर करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, ए बी बार प्लस बी ए बार,
अब ए बार का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो आपका ज़ीरो आ जाएगा, और फिर ए बार का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो आपका यहाँ पे क्या ही आएगा, ए बार बी ही आएगा। फिर बी बार का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो आपका यही रहेगा, ए बी बार ही रहेगा। और फिर बी बार का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी बार तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में भी बी कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉमन लेने से बी आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए बार क्या होता है 1। फिर फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, ए और बी बार बचेगा। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि ए प्लस ए बी है, या फिर ए प्लस बी सी अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी है ना, डॉट ए प्लस सी, ऐसा लिख सकते थे ना। वही यहाँ पे लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए और यहाँ पे बी प्लस बी बार, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा फाइनली क्या एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी। ठीक है, इसको फिर से खुद से सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो मैंने कर ही दिया है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन अब मेरे को निकालना है वाई का। ठीक है, अब ये कैसे लॉजिक गेट से सॉल्व होता है क्वेश्चन, लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे गया है ना, तो इसका दोनों टर्मिनल में ए जा रहा है, तो ए डॉट ए कितना होता है, तो ए डॉट ए आपका हो जाता है कितना, ए डॉट ए ही होता है। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, ए बार पहुँचेगा, है ना, तो यहाँ पे आ गया ए बार, है ना। इन द सेम वे ए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही ए यहाँ पे पहुँचेगा, ए यहाँ पे पहुँचा बी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ए बी बार। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बार। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया ए बी बार और यहाँ पे बी सी बार। अब ये और गेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार, है ना। और फिर यहाँ पे भी क्या, देखो सी यहाँ पे पहुँच रहा है दोनों टर्मिनल पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डॉट सी यानी सी, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो सी बार। यानी फाइनल मेरा जो वाई आएगा, वाई क्या आ जाएगा, ए बार प्लस सी बार, और यहाँ पे ए बार बी बार प्लस बी सी बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ए बार का कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस बी बार। फिर यहाँ पे सी बार कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी बार, यही बचेगा ना। यहाँ पे देखिए कॉमन ए बार नहीं, यहाँ पे पहले से डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस यहाँ पे ए बार, ये डॉट प्लस में हो जाएगा बी बार, ये सॉल्व हमें करना पड़ेगा, तो बी बार प्लस यहाँ पे सी बार हो गया इस तरीके से। अब देखो सी बार है तो यहाँ पे सी बार हो जाएगा, ए बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार, और बी बार है तो यहाँ पे बी बार। बस यही है आपका सिंपल इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर आपका आता है रियलाइजेशन ऑफ गेट्स यूजिंग नॉर गेट एंड नैन गेट। देखिए नॉर गेट और नैन गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है ना। आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बेसिक गेट है उसको बनाना है यूजिंग, मतलब नैन गेट और नॉर गेट से। ठीक है, तो नॉट गेट को बनाने में कितना नैन गेट का यूज़ लगेगा, नॉट गेट को बनाने में नॉर गेट का कितना यूज़ होगा, एंड को बनाने में कितना नैंड का यूज़ होगा, कितना नॉर का यूज़ होगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है डायरेक्टली, तो इसको ट्रिक है, इसको याद कर लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नैंड यहाँ पे आएगा, नॉर यहाँ पे होगा, फिर नॉट एंड और एक्स नॉर, इस वे में आपको याद रहना चाहिए। इस वे में लिख लिए, फिर आपका देखिए इस वे में लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1 को 1 जैसा ही रहने देना है, 2 3 को फ्लिप कर देना है, 2 3 को फ्लिप, और 4 और 5 को भी फ्लिप। तो देखो यहाँ पे 4 5 को फ्लिप कर दिए तो 5 इधर आ गया, है ना, और 4 यहाँ पे आ गया। उसी तरह 2 और 3 को फ्लिप कर दिया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि एक्सॉर का अगर मैं बोलूँ कि एक्सॉर को बनाने में कितना नैंड गेट का यूज़ होगा, तो आपको ये टेबल बना लेना है और यहाँ पे देख लेना कि 4 है, यानी कि 4 नैंड गेट का यूज़ होगा। और कितना नॉर गेट का यूज़ होगा, तो 5 नैंड गेट, 5 नॉर गेट का यूज़ होगा, 5 नॉर गेट का यूज़ होगा और 4 नैंड गेट का यूज़ होगा, इस तरीके से। तो यहीं पे हमारा जो है लॉजिक गेट कंप्लीट होता है, बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर किया है, अच्छे से देखिए, इसको बार बार देखिए, क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक्स आए हुए खुद से बना के अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है तो ग्रुप पे पूछिए। एंड
आप जो सब्जेक्ट वाइज मॉक दे रहे हैं ना, टॉपिक वाइज, वहाँ पे भी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस और सॉल्व करिए। जहाँ पे डाउट होता है पूछिए, और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए जो कि मतलब 25% से कम लोगों ने सॉल्व किया है, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन भी पूछ देता है टेक्स्ट बुक, मॉक में रैंडम क्वेश्चन भी डाल देता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।